हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार एक बार फिर से आप सभी का अथर्व जीके जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं या भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर के विशाल पर्वतमाला और उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पूरी तरह से जान लिया था। अब हम लोग तीसरे भाग की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो कि एक अनियमित त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। अनियमित त्रिभुजाकार कहने का मतलब है कटा फटा क्षेत्र होते हुए भी त्रिभुज की आकृति लिए हुए क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर में और पूरब से पश्चिम तक 1400 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा ये तीन पहाड़ियां स्थित है। अरावली पर्वत जो है वो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। वो 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस अरावली पर्वत को दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से एक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा श्रेणी की। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है वो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर से नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियां स्थित है और इस सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ की चोटी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकाल के पठार की। तो मैकाल का पठार जो है वो सतपुड़ा के पूर्व में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत के पूर्व में स्थित है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम है अमरकंटक और इस अमरकंटक के पश्चिम की ओर नर्मदा और उत्तर की ओर सोन, दक्षिण की ओर महानदी। मतलब इस अमरकंटक पहाड़ी के तीन ओर से तीन नदियां निकलती है। पश्चिम की ओर से नर्मदा, उत्तर की ओर से सोन और दक्षिण की ओर से महानदी। इसके बाद हम लोग मालवा के पठार की बात करते हैं। तो मालवा के पठार के पूर्व में महादेव श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली और इसके मध्य में विंध्याचल श्रेणी स्थित है। मतलब मालवा का पठार जो है वो महादेव श्रृंखला, अरावली श्रृंखला और विंध्याचल श्रेणी तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस मालवा के पठार के अंतर्गत क्षेत्र में जो प्रमुख नदियां हैं वो है चंबल, सिंधु, बेतवा और केन। इसके बाद हम लोग अगले पठार की बात करते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है वो मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व विस्तार है। सुदूर पूर्व विस्तार कहने का मतलब कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार का जो मध्य भाग है, मध्य में जो उच्च भाग है उसके सुदूर पूर्व में दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, जो कि छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली जो दामोदर नदी है उसी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी स्थित है। कोयला पट्टी कहने का मतलब ये है कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस क्षेत्र में भारत का बहुत मात्रा में कोयला की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब हम लोग देख रहे हैं कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसके बाद इसके प्रायद्वीपीय पठार के दो साइड से एक पूर्वी घाट स्थित है और दूसरा पश्चिमी घाट स्थित है। पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां जो है वो महेंद्रगिरी, नल्ला मल्ला,
पालकोंडा, सेवराय, जावदी, ये सारा का सारा पूर्वी घाट की पठारियां हैं। ये पहाड़ी जो है वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अलग होती है, जो उपजाऊ मैदान है तथा डेल्टा का निर्माण करता है। मतलब पूर्वी घाट में जितनी भी नदियां हैं वो सारा का सारा डेल्टा का निर्माण करती है और ये उपजाऊ भूमि है। इसके बाद पूर्वी घाट जो है वो प्राचीन मोरदार पर्वत के अवशिष्ट रूप है। प्राचीन मोरदार पर्वत का अवशिष्ट रूप है, मतलब कि कटा छटा रूप है। इसका पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो विशाखापट्टनम की चोटी है, जो कि 1680 मीटर ऊंची है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पर्वत जो है उसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबाई क्षेत्र में विस्तृत है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से अलग होता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है और अनाईमुड़ी जो है वो अन्नामलई की पहाड़ी में स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे तो वो दोद्दा बेटा है और दोद्दा बेटा जो है वो 2637 मीटर ऊंची है। तो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से पठार हैं, कौन कौन से श्रेणी है और इसके पूर्वी घाट में कौन श्रेणी स्थित है और पश्चिमी घाट में कौन श्रेणी है। अब हम लोग भारत के भौतिक विभाजन का चौथा पॉइंट देखेंगे, जो कि तटीय मैदान है। तटीय मैदान जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर स्थित है, अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के बंगाल तक, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र तक जो है वो क्षेत्र जो है वो सारा का सारा आपका तटीय मैदान में स्थित है। भारत के कुल मुख्य भूमि का कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है और ये तटीय मैदान जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है पश्चिम तटीय मैदान और दूसरा है पूर्व तटीय मैदान। जैसा कि पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि पश्चिम तटीय क्षेत्र में अलग अलग राज्य स्थित हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र में अलग अलग राज्य स्थित हैं। अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम तट की। तो पश्चिम तटीय मैदान जो है उत्तर में कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक यह विस्तृत है। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक जो पश्चिमी तट है वो 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है गुजरात का मैदान, दूसरा है कोंकण तट, तीसरा है कन्नड़ तट और चौथा है मालाबार तट। गुजरात का मैदान जो है वो कच्छ के रण से लेकर के काठियावाड़ तक का क्षेत्र है। कोंकण तट जो है वो दमन से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र है। कन्नड़ तट जो है वो गोवा से लेकर के मंगलूर तक का क्षेत्र है और मालाबार तट जो है वो मंगलूर से लेकर के कन्याकुमारी तक स्थित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पश्चिम तट जो है वो कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में, पश्चिम तटीय क्षेत्र में, चूंकि कम चौड़ा, कम उभरा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र में बंदरगाह की अधिकता है और उस बंदरगाह में प्रमुख रूप से कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू या इसी जवाहरलाल नेहरू को हम लोग नहावा सोवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मुंबई और मरमागुआ, ये सारे के सारे प्रमुख बंदरगाह जो हैं जो कि पश्चिम तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। अब हम लोग बात पूर्वी तटीय मैदान की करते हैं। तो पूर्व तटीय मैदान जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पूर्व तटीय मैदान का उत्तरी भाग जो है वो उत्तरी सरकार तट, मध्य भाग जो है वो गोलकुंडा तट और दक्षिण भाग जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में यह क्षेत्र, पूर्व तटीय मैदान जो है वो अधिक चौड़ा और उभरा हुआ क्षेत्र है। उभरा हुआ तट होने के कारण इस क्षेत्र में बंदरगाह की कमी है। यहाँ पे बंदरगाह, पूर्व तटीय मैदान में बंदरगाह कम पाए जाते हैं, बहुत न के बराबर बंदरगाह स्थित हैं। इस मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां जो पूर्व की ओर गिरती है वो सारा का सारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सारी नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, ये सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इस पूर्व तटीय मैदान में चिल्का झील और पुलिकट दो बड़े लैगून झील हैं। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये दो बड़े भारत के दो बड़े खारे पानी का झील या लैगून झील पूर्व तटीय मैदान में स्थित है। इसमें चिल्का झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं भारत में स्थित द्वीप समूह की। द्वीप समूह वह स्थान होता है जहां चारों ओर जिसके चारों ओर जल का विस्तार होता है, जल से वो घिरा हुआ क्षेत्र होता है। भारतीय समुद्री सीमा के अंतर्गत कुल 1256 द्वीप हैं। कुल सभी मिलाकर के 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः दो समूह में स्थित है। पहला समूह जो है वो अरब सागर है, दूसरा समूह है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में टोटल 576 द्वीप हैं, जिसमें से कि मात्र 36 द्वीप ऐसे हैं जिस पर आबादी है। मतलब 576 में से सिर्फ 36 द्वीप हैं जिस पर लोग निवास करते हैं। इस बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह में सबसे महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां जो है वो सैडल चोटी है, माउंट डियावेली है और माउंट थुलियार है। ये तीन प्रमुख चोटियां हैं। लघु अंडमान का ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। अंडमान का की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी भाग उत्तरी अंडमान, मध्य भाग मध्य अंडमान और दक्षिणी भाग दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान के नाम से जाना जाता है। लघु अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो इस लघु अंडमान में बैरन द्वीप स्थित है। वो बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप है और लघु अंडमान में स्थित है। इसके अलावा एक और ज्वालामुखी है जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो है नारकोंडम। तो पहला है बैरन द्वीप जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और दूसरा नारकोंडम है जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो निकोबार द्वीप समूह के बृहद निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हम लोगों ने भारत की भौगोलिक अवस्थिति में पढ़ा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। वो इंदिरा पॉइंट जो है वो यहीं निकोबार द्वीप समूह के बृहद निकोबार में स्थित है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अब हम लोग बात करते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप समूह की। पहले हम लोगों ने देख लिया कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और दूसरा देखते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह में लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये प्रमुख द्वीप है और ये द्वीप अरब सागर वाले जो द्वीप हैं वो सारे के सारे प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। अरब सागर में कुल 36 द्वीप हैं। इसमें से 11 द्वीप पर आबादी है, मतलब 11 द्वीप जो हैं वो आबाद हैं और अरब सागर के सभी द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये है आपका द्वीप समूह। हम लोगों ने पहले वीडियो में इस चैप्टर के भारत के भौतिक स्वरूप के पहले वीडियो में उत्तर के विशाल पर्वतमाला और उत्तर के विशाल मैदान की चर्चा की। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह की बात की। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने सारे प्रायद्वीपीय पठारों को देखा। तटीय मैदान में पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान को डिवीजन करके देखा। द्वीप समूह में अरब सागर में स्थित द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की बात की। अब लास्ट है भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल की बात करते हैं तो राजस्थान के क्षेत्र में ये महामरुस्थल का क्षेत्र
विस्तृत है। इसकी बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये बड़ा शुष्क प्रदेश है। अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी के सभ्यता की समय की, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के समय में ये क्षेत्र अधिक आबाद था और इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती थी, जिस कारण यहाँ पर कृषि कार्य पर्याप्त मात्रा में किया जाता था। जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्षेत्र वर्तमान में शुष्क प्रदेश है, जिससे कि विशाल महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विशाल मरुस्थल जो है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा और कुछ राज्यों में थोड़े थोड़े क्षेत्र में विस्तृत है। लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह विस्तृत है। मतलब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारतीय महामरुस्थल का विस्तार है। इस क्षेत्र में वर्षा नाम मात्र की होती है, मात्र 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो कि लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे बड़ी नदी लूनी है, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र, भारतीय महामरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आपका भारत का भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक विभाजन है, जिसमें हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगले वीडियो में हम लोग भारत के भूगर्भिक इतिहास की बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।